हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जबलोंस्की डायग्राम एंड सम फोटोफिजिकल प्रोसेसेस लाइक फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। अब फ्लोरेसेंस आप लोगों को पता है क्या है, जिनको नहीं पता है वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस जो हमारा प्रोसेस होता है उसकी क्वेंचिंग मीन्स, ये वर्ड आपने पहले भी स्टडी कर रखा है, सेकेंड ईयर में भी स्टडी किया था, फाइनल ईयर में भी 5th सेम में स्टडी किया है। क्वेंचिंग का मतलब होता है स्टॉप होना। ठीक है, तो यहाँ पर किसका स्टॉप होगा? फ्लोरेसेंस का। अब फ्लोरेसेंस क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखो, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ए ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। सपोज इसके ऊपर लाइट फॉल हुई, अगर उस लाइट की लाइट रेडिएशंस में इतनी एनर्जी है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब क्या है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये अपनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को लाइट की फॉर्म में अमिट कर दें और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी को अमिट कर देता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। ठीक है, ऐसा जो है, ऐसा प्रोसेस एक और भी होता है, फोस्फोरेसेंस, हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अब ये फ्लोरेसेंस कैसे हो सकता है? एक तो ये इमीडिएटली होना चाहिए, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करी, ये री इमिटिंग करना स्टार्ट कर देगा लाइट को। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली विदिन 10⁻⁻8 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये इसको सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि ये जो ट्रांजिशन होती है ये सिंगलेट टू सिंगलेट होती है। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू S0। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, इसको हमने जैसे S0 मान लिया, इसको S1। तो ये था हमारा फ्लोरेसेंस। अब ये फ्लोरेसेंस में क्या हुआ, लाइट अमिट करी, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में अमिट किया। अब ऐसा ना हो के अगर कोई और मेथड से इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए या अपने आप से ये डीएक्टिवेट हो जाए किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके, तो इसको हम बोलेंगे क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। क्योंकि ये अदर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, इसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी डीएक्टिवेट तो ये हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, बट जो एनर्जी थी इसके पास उसको ये लाइट की फॉर्म में अमिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या है, फ्लोरेसेंस नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, और ये हमें बताती है स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये, इसको हम स्टडी करेंगे। तो क्वेंचिंग एक्चुअल में कितने टाइप की हो सकती है? ये 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट जो है इंटरनल क्वेंचिंग, फर्स्ट टाइप इंटरनल क्वेंचिंग, मैं क्यों लिख रही हूँ, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। और सेकंड टाइप हो सकता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल क्वेंचिंग मीन्स इसमें हम एक्सटर्नली कुछ सब्सटेंस ऐड करेंगे जो फ्लोरेसेंस को स्टॉप कर सकता है। और इंटरनल क्वेंचिंग में हमें कोई भी एक्सटर्नली सब्सटेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, हमने जबलोंस्की डायग्राम में एक जो है ट्रांजिशन स्टडी करी थी। देखिए, एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये जो हमारी सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट में हो रही थी और हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है एमिट हो रही थी। तो ये क्या है, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकली, S3 से T3 में भी हो सकता है, S2 से T2 में भी, और S1 से T1 में भी जा सकती है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में भी क्या है, एनर्जी लूज हो रही है। एनर्जी लूज कैसे हो रही है, हीट की फॉर्म में, मींस मॉलिक्यूल के पास से जो एनर्जी थी वो तो जा रही है बट लाइट की फॉर्म में नहीं जा रही है। तो इससे भी क्या होगा, फ्लोरेसेंस स्टॉप हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल जब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, T फॉर ट्रिपलेट, S फॉर सिंगलेट, ठीक है, तब जो उसमें चेंजेस आते हैं, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल क्वेंचिंग, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको पहले प्रीवियस लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड हमारा टाइप क्या है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग। जैसे मैंने पहले बताया, एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे, एक्सटर्नली सब्सटेंस एडेड, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, हमारी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा इसका, और इसकी एनर्जी जो है ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, एनर्जी लूज़ हो गई है तो ये लाइट के फॉर्म में एमिट नहीं कर पाएगा, मीन्स फ्लोरेसेंस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इस एक्सटर्नली एडेड सब्सटेंस को हम बोलते हैं, जो कि फ्लोरेसेंस को स्टॉप कर देता है, एक्सटर्नली सब्सटेंस एडेड, इसको हम बोलेंगे क्वेंचर, ठीक है। इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ आप मेंशन करोगे एक्सटर्नली एडेड सब्सटेंस विच स्टॉप्स द फ्लोरेसेंस, इसको हम क्वेंचर बोलेंगे, ठीक है। ये तो थे टाइप्स क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस के। इसके बाद इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिया है, ए मॉलिक्यूल है हमारे पास, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर जो है एनर्जी फॉल हुई और ये क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट में गए। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया एक्टिवेशन, क्योंकि इसमें जो हमारा ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल था वो एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके पास एनर्जी है, ये कैसे कैसे लूज कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये क्या कर सकता है, लाइट की फॉर्म में एमिट कर सकता है एनर्जी को, ठीक है, लाइट की फॉर्म में एमिट करेगा इंस्टेंटेनियसली, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। अब क्वेंचिंग में क्या होगा, क्वेंचिंग भी हो सकती है, या फिर ये हमने एक टाइप भी स्टडी किया है जबलोंस्की डायग्राम में, कि एनर्जी को डिसिपेट करने का भी ये एक पैथ था, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई लाइट एमिट नहीं होगी, ठीक है, बट ये जो है डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे इंटरनल क्वेंचिंग। क्या बोलेंगे, इंटरनल क्वेंचिंग। अब नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग किस तरह से होगी। इसके लिए हमें एक्सटर्नली कोई सब्सटेंस ऐड करना है, जिसको हम क्वेंचर बोलते हैं। ये कोलाइड करेगा इसके साथ और ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, और ये क्वेंचर जो है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी एक तो इसकी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डैश लगा के इसको शो कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल क्वेंचिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मॉलिक्यूल पे लाइट फॉल हुई, एक्टिवेटेड स्टेट में गया, एक्टिवेशन के बाद फ्लोरेसेंस हो सकता है, इंटरनल क्वेंचिंग हो सकती है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग हो सकती है। तो इनके लिए हम फर्दर रेट स्टडी करने के लिए इनको रेट कांस्टेंट मान लेते हैं। फ्लोरेसेंस के लिए K1, इंटरनल क्वेंचिंग के लिए K2 और इसके लिए K3, ठीक है। अब देखो इसमें जो है, अगर हम स्टडी स्टेट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और प्रिंसिपल, ठीक है। ये अप्लाई आपने स्टडी कर रखा होगा काइनेटिक्स में। हम जब ये अप्लाई करते हैं स्टडी स्टेट प्रिंसिपल, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, ठीक है। सपोज इसको हम डिनोट कर लेते हैं I फॉर इंटेंसिटी फॉर एब्जॉर्ब्ड लाइट A से, क्लियर है। अब देखो
तो हम रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट कैसे निकाल सकते हैं, IA इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार प्लस K3। अब यहाँ पे क्या है, क्वेंचर भी है साथ में, तो A स्टार की कंसंट्रेशन, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एंड क्वेंचर की कंसंट्रेशन, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ऐसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। F फॉर फ्लोरेसेंस, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्लोरेसेंस स्टेप कौन सा है, ये है, इसमें हमारा सिर्फ आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो क्वांटम यील्ड भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। क्वांटम यील्ड अगर हम निकालना चाहें इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर या क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, IF इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस बाय इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। IF की क्या है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार बाय K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं हम, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम A कॉमन ले सकते हैं, A कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी K1 बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q और क्वेंचर, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम ये क्वांटम यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर निकाल रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी Q भी सब्सक्रिप्ट रख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। फाई तो हमने पहले स्टडी किया ही है, फाई से हम क्वांटम यील्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और सब्सक्रिप्ट हमारा शो कर रहा है कि ये क्वांटम यील्ड फॉर फ्लोरेसेंस या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही हम इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर भी निकाल सकते हैं क्वांटम यील्ड। तो ये हम किस तरह से निकालेंगे, क्वांटम यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी फाई, यहाँ पर हम 0 सब्सक्रिप्ट रख लेते हैं, मीन्स ये जो क्वेंचर है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 0 हो गई है। इसकी कंसंट्रेशन अगर 0 हो रही है तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे हमारी इसमें क्या है, ये 0 हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन 0 हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में K3 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये इतना बच जाएगा। तो क्वांटम यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर क्या आ जाएगी, K1 बाय K1 प्लस K2, ठीक है। अब दोनों की रेशियो निकाल सकते हैं, मैं इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है। रेशियो ऑफ बोथ क्वांटम यील्ड्स, ये हमारी क्या आ जाएगी, फाई 0 डिवाइडेड बाय फाई Q, ठीक है। फाई 0 किसके इक्वल है, K1 बाय K1 प्लस K2। अब देखो इसके डिवीज़न में हम ये जो हमारी दूसरी वैल्यू थी ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इस तरह से, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इसको हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, 1 प्लस K3 इंटू Q
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम फर्दर यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, 1 प्लस K1 प्लस K2 को एक कांस्टेंट मान लेते हैं टो, ठीक है। टो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टो इज द लाइफ टाइम ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हमारा लाइफ टाइम बता रहा है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का, बट इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। तो हम इसको पुट कर देते हैं, phi 0 बाय phi Q इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया टो इंटू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q। अब इसको भी हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं KSV, स्मॉल KSV कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, ये स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट है, स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्दर हमारी इक्वेशन जो है चेंज होके क्या लिख सकते हैं हम इसको चेंज करके, phi 0 बाय phi Q इज इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये है हमारी स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, तो ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें तो phi 0 बाय phi Q, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है लीनियरली वेरी करेगी विद द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर्स कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर के साथ। और इसका ग्राफ का स्लोप जो है वो किसके इक्वल आएगा, KSV क्या है, स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट, ठीक है। फर्दर ये किसके इक्वल है, टो इंटू K3, इससे हमें जो ये इसका रेट कांस्टेंट है हम ये भी निकाल सकते हैं अगर बाकी वेरिएबल्स बाकी जो टर्म्स हमें वो पता हो। और टो हमें क्या बता रहा है, लाइफ टाइम ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, तो बाकी चीज़ें अगर निकल जाती तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी स्टर्न वोल्मर इक्वेशन जो कि हमारी क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस के बारे में बताती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था जब हमने लॉज करे थे, ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी। हम स्टार्ट करते हैं इसको एग्जाम्पल से, फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ली थी फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके किस में कन्वर्ट होते हैं, इस रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स में ये बनता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, सबको पता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये फ्रॉम एयर, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में। मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि देखो एयर में हमारे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट भी है हमारे एनवायरनमेंट में। तो अगर रिएक्शन ये इतने से हो जाते तो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स एयर में ही मिल जाते, बट ऐसा नहीं है। हमें प्लांट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, प्लांट्स में ही कार्बोहाइड्रेट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसके लिए एक चीज़ और है जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए, मस्ट है, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। वो क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ये ग्रीन लीव्स में मिलता है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसका फंक्शन होता है कि जब लीव्स पे रेडिएशन जो है लाइट फॉल कर रही है तो ये क्या करता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करने का काम है वो क्लोरोफिल करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर लाइट को ये पास करता है रिएक्टेंट्स को, ठीक है। अब हो सकता है वन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो एक्साइट हो या बोथ भी हो सकते हैं, ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करेगा।
लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इनमें से दोनों में से कोई से भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लाइट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है फिर अब लाइट को पास कर रहा है रिएक्टेंट्स को। फिर फर्दर ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट बनना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इसका फंक्शन क्लियर हो गया। तो इसको हम क्लोरोफिल को इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, फोटोसेंसिटाइजर, फोटोसेंसिटाइजर। अब आपको पता है अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो इस टेम्परेचर पे जो है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजर को अब आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, दिस इज ए सब्सटेंस विच when added to a reaction or a photochemical reaction। ठीक है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, दिस इनिशिएट दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फोटोसेंसिटाइजर इज ए सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू ए फोटोकेमिकल रिएक्शन दिस इनिशिएट्स दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन और हेल्प्स टू इनिशिएट दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये इनिशिएट लिखा है, इनिशिएट। ठीक है, तो ये सब्सटेंस को हम बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजर एंड दिस प्रोसेस is called photosensitization, sensitization। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया। ये तो थी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मीन्स H2। अब क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट अगर फॉल करवाते हैं तो इसका डिसोसिएशन नहीं होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। बट अगर इसके साथ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर्स ऐड कर दें, ठीक है, मर्करी वेपर्स ऐड कर देते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाता है। तो इस कैसे होगा, ये मर्करी वेपर लिया हमने, लाइट फॉल हुई, मर्करी ने जो है लाइट एब्जॉर्ब की और ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फिर हमारा ये जो अब एनर्जी पास कर देगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये एक्टिवेटेड बन गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, मर्करी जो है वापस से डीएक्टिवेट हो गया। अब जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, किस वेवलेंथ की लाइट ले रहे हैं हम, 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है। मर्करी यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक ही बात है, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही सेम, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, इसमें हम लेंगे डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन, डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन। इसमें भी हम फोटोसेंसिटाइजर जो है मर्करी ही लेंगे। इसमें भी सेम
0.7 नैनोमीटर की लाइट अगर हम वेवलेंथ की लाइट अगर हम फोल्ड करवाते हैं इथाइलिन पे तो इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, बट अगर हम मर्करी वेपर्स ऐड कर देते हैं तो इसका इजीली डिसोसिएशन हो जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है। देखो मर्करी है, लाइट फॉल हुई, ठीक है, एक्टिवेटेड एक्साइटेड स्टेट में गया मर्करी, फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है सेम यहाँ पे। अब क्या है, ये अपनी एनर्जी को इथाइलिन मॉलिक्यूल को पास कर देगा, ठीक है। C2H4 ये हो गया एक्टिवेटेड और ये डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है, इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। और अब जो है एक्टिवेटेड इथाइलिन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसको रिलीज़ कर देगा और ये बन जाएगा एसिटाइलिन, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है फोटोसेंसिटाइजेशन। अगर आप ध्यान दोगे तो हमें ये कुछ सेम लग रहा है, जो फोटोसेंसिटाइजर्स हैं ये कैटलिस्ट जैसे लग रहे हैं, मीन्स ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब करके सिर्फ पास करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन में हेल्प करते हैं बट लास्ट में हमें एज इट इज़ मिल जाते हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है, फोटोसेंसिटाइजर भी हमें वापस मिल रहे हैं, बट ये लग रहे हैं कैटलिस्ट के जैसे, बट ये कैटलिस्ट जैसे नहीं होते हैं, इनका मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। किसी भी सब्सटेंस के लिए एज ए फोटोसेंसिटाइजर काम करने के लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि उसको फुलफिल करनी चाहिए। जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट गेट एक्साइटेड बाय द रेडिएशन यूज्ड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसे इस रिएक्शन में हम जो लाइट फॉल करवा रहे हैं, अगर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में ही नहीं जा सकता हो तो ये कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी इसमें होगी, अब जैसे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली है बट ये ट्रांसफ़र ही ना करे रिएक्टेंट को, तो भी ये एज ए फोटोसेंसिटाइजर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हो गई, मस्ट बी एबल टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू द डिज़ायर्ड रिएक्टेंट, ठीक है। थर्ड कंडीशन कि ये सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए एंड शुड बी द मेजर एब्जॉर्बर। एंड फोर्थ कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि इसकी जो ट्रिपलेट स्टेट होती है फोटोसेंसिटाइजर की, इसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की ट्रिपलेट स्टेट से ज़्यादा होनी चाहिए, मींस अनस्टेबल होनी चाहिए इसकी ट्रिपलेट स्टेट इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, तभी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया, फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, कुछ एक सिंपल एग्जांपल्स एंड स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन क्या होती है, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू।